दोस्तों नमस्कार। एक आबाद शहर आधी रात को वीरान होने लगे। रात के करीब 12 बजे शहर की सड़कों पर और गलियारों रास्तों में लोग बदहवास भागते दौड़ते मरने लगे, उनका दम घुटने लगे और चलते चलते ही शहर में लाशों का अंबार हो जाए तो समझ लीजिए उस शहर की हवाओं में फिजाओं में जहर घुला है। और यह जहर था मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, फास्जीन तथा हाइड्रोजन साइनाइड जैसी गैसों का। भोपाल गैस त्रासदी का मैं जिक्र कर रहा हूं जो मानव समाज पर, मानवीयता पर अब भी कलंक बनकर चिपका हुआ है। 1984 को 3 दिसंबर की रात 1984 की भोपाल के लिए भयावह रही और भोपाल के माथे पर सदा सदा के लिए चिपक गई। तो आइए भोपाल जंक्शन पे मैं आपको लिए चलता हूं। रात के करीब 12 बजे हैं। HS ध्रुवे जो स्टेशन सुपरिटेंडेंट थे और इसके अलावा गुलाम दस्तगीर जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। बॉम्बे गोरखपुर एक्सप्रेस कुछ समय में ही भोपाल जंक्शन पर आने वाली थी जिसमें हजारों यात्री सवार थे। आपको मैं बता दूं ये समय 2 दिसंबर का था और ये विदित होगा आपको कि 31 अक्टूबर 1984 को भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मार दी गई थी। उन्हीं के अंगरक्षकों ने उन पर गोलियां बरसाई थी जो सिख थे, इसलिए उस समय सिख विरोधी दंगों का काफी ज्यादा प्रभाव था। जनता वैसे ही त्राही त्राही कर रही थी। राजीव गांधी ने सत्ता संभाली ही थी और लोकसभा चुनाव में एक तरीके से सरकार जा रही थी। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी अगले चुनावों के लिए या अपने चुनावों के तैयारियों में व्यस्त थे। तो एक तरीके से देखा जाए तो सरकार का बहुत ज्यादा दखल उस समय नहीं था। अगली बात, गुलाम दस्तगीर जो थे वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने देखा जब अपने चैम्बर से बाहर आए कि लोग बदहवास दौड़ रहे हैं, भागते दौड़ते चीखें निकालते हुए लोग लगातार मर रहे हैं, तो उन्होंने अपने सुपरिटेंडेंट को ढूंढा लेकिन उनको भी उन्होंने बेहोश पाया। HS ध्रुवे बेहोश हो गए थे। वो भी गाड़ियों की अदला बदली, उनकी व्यवस्था और इन सब कामों में लगे थे। गुलाम दस्तगीर ने अपने घर पर 3 बच्चों और पत्नी को तो यूं ही छोड़ा। मतलब वो जहर जो भोपाल की हवाओं में घुल गया था प्रत्येक नागरिक तक पहुंच ही रहा था, लेकिन दस्तगीर ने इसकी परवाह नहीं की और सबसे पहले उन्होंने कोशिश की कि जो गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस भोपाल स्टेशन पर आने वाली थी उसको जैसे तैसे रोका जाए। इसके साउथ में इटारसी स्टेशन था और नॉर्थ में विदिशा। अब इन स्टेशन के बीच जो जितनी गाड़ियां संचालित होती थी उन सबको रोकने का जिम्मा भी उन्होंने अपने ऊपर लिया। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती है जो हजारों लोगों से भरी हुई है, दस्तगीर लोको पायलट के पास पहुंचते हैं और लोको पायलट को कहते हैं कि गाड़ी को यहां नहीं रोका जाए, तुरंत यहां से निकाला जाए। मतलब समय से पहले डिपार्चर, रेलवे में अपनी नौकरी खो देने जैसा था। रेलवे का कौन आदमी इतनी बड़ी रिस्क ले। लोको पायलट कुछ झिझके आनाकानी की, लेकिन गुलाम दस्तगीर ने कहा मैं इस बात की गारंटी लेता हूं अगर किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार रहूंगा। हजारों लोगों की जान का सवाल है, हजारों लोग जो है मौत के घाट उतर सकते हैं। इवन एक तरीके से ये हजारों लोगों की हत्या कर देने जैसा था जो जानबूझकर किया जा सकता था। गुलाम दस्तगीर ने हीरो वाला रोल निभाया और आज भी भोपाल जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर नंबर 1 पर आप कभी अगर जाएं तो उन 23 जांबाज रेलवे कर्मचारियों के नाम खुदे हैं जो उस रात लोगों की जानें बचाने के लिए जूझ रहे थे। सबसे पहले मैं MM बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से उन 23 जांबाज रेलवे कर्मचारियों को, रेलवे मैन को सलाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अब बात करते हैं हादसा क्यों हुआ। यूनियन कार्बाइड से MIC मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुई थी। UCC यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन जो US बेस्ड एक कंपनी थी और भारत में पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए स्टैब्लिश की गई थी। भारत में इस कंपनी को यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के नाम से चलाया जाता था, मतलब UCIL। और इस UCIL का एक तरीके से जो गवर्निंग बॉडी थी या इसका जो पूरा अधिकार था वो वारेन एंडरसन के पास था, जो उस समय UCC यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन का चेयरपर्सन या एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप कह दीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर था। वारेन एंडरसन एक तरीके से इतने सारे लोगों का हत्यारा था। उसका कारण ये था कि बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स ध्यान में नहीं रखे गए, बहुत सारी चीजें जो है वो छुपाई गई और ये 15 से 16 हजार लोगों की मौत का कारण बना। आपको मैं बताता चलूं, क्लेम की गई है 16 हजार के आसपास मौतें। सरकारी आंकड़ों में कुछ 3787 मौतें लिखी गई और इसके अलावा करीब 5.25 लाख लोग प्रभावित दिखाए गए। आज तक अगर देखा जाए तो कई पीढ़ियां वो प्रभावित हैं जो उस समय बच्चे थे या फिर गर्भवती महिलाएं जिनके बच्चे पैदा हुए थे, कई बुजुर्ग, कई विकलांग, इन सब इस प्रकार की घटनाओं के ही शिकार थे। तो वारेन एंडरसन इसके क्यों गुनहगार हैं?
देखिए, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में नहीं रखा गया, अनट्रेन्ड स्टाफ को कंपनी पे रखा गया और ऐसे कर्मचारियों को रखा गया जो कम से कम वेतन पे काम कर सकें। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 1982 में इसकी एक रिपोर्ट छपी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार सेफ्टी मेजर्स जो है, उन सेफ्टी मेजर्स को सीधे तौर पर इग्नोर किया जा रहा था, डिनाई किया जा रहा था, क्योंकि इस समय ये कंपनी घाटे में थी और इस कंपनी को ओवरऑल एक तरीके से चलाया ही जा रहा था। अब बात करते हैं इसके केमिस्ट्री वाले पक्ष पर कि इसका रसायन विज्ञान क्या था, क्या दिक्कत वहां हो रही थी। देखिए, यूनियन कार्बाइड जो कंपनी वहां थी भोपाल में, उसमें 3 बड़े टैंक थे। इन टैंकों के नाम थे M601, M610, M611 और M619, M619। इस प्रकार से करीब 48,000 टन से ज्यादा मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इनमें भर के रखी जाती थी। अच्छा, एक दौर में ऐसा हुआ करता था कि ये यूएस से इंपोर्ट होती थी और यहाँ पेस्टिसाइड्स बनाए जाते थे भारत की फसलों के लिए और भारत के किसानों के लिए पेस्टिसाइड्स का जुगाड़ किया जाता था। लेकिन बाद में ये मिथाइल आइसोसाइनेट यहीं बनाई जाने लगी। अब केमिकल के साथ इतनी छेड़छाड़ करना तो मुझे नहीं लगता अपने आप में ठीक होगा, और ठीक हुआ भी नहीं। मिथाइल आइसोसाइनेट के 3 बड़े टैंक जो अपनी क्षमता से ज्यादा भरे थे। जिन टैंक्स में मिथाइल आइसोसाइनेट थी उनमें प्रेशर रखा जाता था और ऊपर नाइट्रोजन की लेयर रखी जाती थी, जिससे वो प्रेशर से गैस जो है वो रिएक्ट नहीं करे और अपनी स्थिति में बनी रहे। ठीक है, पासेज के लिए जो है वो वाटर पंप लगाए गए थे, या वाटर आप ये कह सकते हैं पाइप लगाए गए थे। उन वाटर पाइप्स को ऑलवेज क्लीन किया जाता था, लगातार साफ किया जाता था और इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया चलती रहती थी। एक बार वाटर जो पाइप थे उनके लीक हो जाने के कारण या फिर नॉन फंक्शनल होने के कारण जो मिथाइल आइसोसाइनेट के टैंक है, उस टैंक में पानी का चले जाना, विस्फोटक हुआ और तापमान, दाब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर इतना बढ़ गया कि पूरी तरीके से वहां ब्लास्ट जैसी स्थिति आ गई और फिर लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल जंक्शन के पास ही मिथाइल आइसोसाइनेट की लीक की ये फैक्ट्री थी, मतलब करीब 1 किलोमीटर दूर, और इस फैक्ट्री के आसपास हजारों लोगों की स्लम्स, कच्ची बस्तियां, जिनमें वो मजदूर रहा करते थे जो इन कंपनियों में ही काम करते थे, और इसके अलावा आमजन जो रोजमर्रा की अपनी जिंदगी जी रहे थे। निकले घरों से बाहर जान बचाने के लिए, लेकिन जान नहीं बचा पाए। बताया जाता है कि 2 ही घंटों में पास का जो इमिडिया अस्पताल है, जिसके 4000 पेशेंट्स की क्षमता थी, वो लगातार भर गया और बहुत जल्दी वहां इतने पेशेंट्स पहुंचे कि डॉक्टर से भी सब मामला काबू में नहीं आया, क्योंकि डॉक्टर्स के लिए भी यह मामला बहुत संगीन था। इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका उपचार क्या हो सकता है, ये जो है वो उनको नहीं पता था। उन्होंने इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जो मेडिकल सुपरवाइजर हैं उससे भी इस बात को जानने की कोशिश करी, लेकिन उन्हें एक तरीके से धोखा दिया गया, उनको गलत जानकारी दी गई और उनको कहा गया कि आप गीला कपड़ा लगा सकते हैं, ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं, और इस प्रकार के मेजर वहां के डॉक्टर्स और हेल्थ सिस्टम ने किए भी, लेकिन कोई कारगर उपाय वो नहीं कर पाए। लाखों लोग प्रभावित हुए, हजारों लोग मरे, और इन सब का सिर्फ एक कारण था, इस कंपनी को जब लाइसेंस दिया गया था, यहाँ लाया गया था, तब कंपनी ने बहुत सारी चीजें छुपाई थी। खैर, मामला अंततः अदालत तक पहुंचा और वॉरेन एंडरसन पर सिविल और क्रिमिनल केसेस दोनों दर्ज हुए। दोनों दर्ज हो जाने के बावजूद भी वॉरेन एंडरसन बच निकले, क्योंकि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है। बहुत बाद जाकर $470 मिलियन तक का एक तरीके से मुआवजा इनके रीस्टैब्लिशमेंट के लिए दिया गया। लेकिन अगर आप हाल ही के वीडियो देखेंगे उन बस्तियों के, उन कॉलोनीज के जिनका पुनर्वास किया गया था, तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। मानवता पर भी आपको एक बात शर्म आएगी कि मानव अपने फायदे के लिए क्या कर सकता है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री को घाटे से उबारने और पैसे बचाने के लिए और बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स की अनदेखी करने के लिए ऐसा किया गया। खैर, सरकार ने 1985 में लोकसभा में कानून पारित किया, जिसके बाद ही वॉरेन एंडरसन पर वो केस चला पाए। लेकिन ये तो मैं कहूंगा, और ये सच भी है, कि उस समय की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह और तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय यह हादसा हुआ। सरकारें कोताही बरत रही थी। राजीव गांधी तो नियुक्त ही हुए थे, क्योंकि इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी। 2 दिसंबर 3 दिसंबर की रात को यह सब कुछ हुआ। ये 40 साल बाद भी आज भी भारत पर, मानवता पर कलंक बनकर चिपका हुआ है।